हमारी निराशा है। सरकार का बजट जनता के जीवन स्तर को उन्नत बनाने, आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और सभी वर्गों के संतुलित विकास के लिए सरकार की नीतियों का दृष्टिकोण दिखाता है। किंतु इस सरकार के अर्थ संकल्प में न तो कोई दृष्टि है, न ही जन कल्याण की कोई सोच झलकती है। आदरणीय सभापति जी, मैं सत्ता पक्ष के साथियों से कहना चाहती हूँ कि मंजिल भी आपकी सबको पता है, यात्रा के मार्ग और इरादों को भी जानते हैं। सत्ता भोग के लिए तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार, झूठे वादों को आपके पहचानते हैं। बजट भाषण में कहा गया कि वर्ष 12-13 में पहली बार महिला आधारित बजट प्रस्तुत किया गया। समाज के किसी वर्ग के लिए अलग से बजट प्रस्तुत करने से यदि उस वर्ग का कल्याण होता हो, उसका उत्थान होता हो, तो फिर प्रत्येक वर्ग के लिए, प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक सेपरेट बजट बनाया जा सकता है। किंतु ऐसा होता नहीं है। आपने महिलाओं के लिए 10 वर्ष पहले अलग बजट बनाया, किंतु आज उनकी स्थिति क्या है? राजस्थान में महिलाओं में बेरोजगारी का प्रतिशत 75 से भी अधिक है। आज राजस्थान महिला अपराधों की श्रेणी में देश में पहले स्थान में है। 2020-21 से आज ये आंकड़ा 17% से बढ़ गया है। कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि समाचार पत्रों में बलात्कार, अपहरण और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की गंभीर घटना ही नहीं होती हो। सभापति महोदय, मेरे पास यहाँ पर सिर्फ पिछले 10 दिनों की कटिंग है और ये सारे न्यूज़पेपर्स की 10-10 कॉलम्स हैं, जिसके अंदर सिर्फ यही दिखाया गया है कि किस प्रकार से महिलाओं के साथ राजस्थान में दुर्व्यवहार हो रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, महिला विधायक जिस सरकार में सुरक्षित नहीं है, जिस प्रकार से उसका कांग्रेस के पार्षदों ने जिस तरीके का व्यवहार करा, तो जहां के कांग्रेस के पार्षद ही महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार कर सकते हैं, तो हम ये कैसे आशा कर सकते हैं कि राजस्थान सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ करेगी। लेकिन फिर भी मैं मुख्यमंत्री जी से ये मांग रखना चाहूंगी कि वे महिला सुरक्षा के लिए अपने बजट में कुछ न कुछ घोषणा जरूर करें, क्योंकि राजस्थान की 3.5 करोड़ महिलाएं आज ये देख रही हैं, सरकार से ये मांग रखती हैं कि वे उनकी सुरक्षा के लिए कुछ उठाएं। इसी प्रकार की स्थिति कृषि बजट की भी है। पहले भी बजट भाषण में कृषि संबंधी विषयों को और उनके लिए किए गए आवंटन को प्रमुखता से दिखाया गया है। प्रचार प्रसार तो ऐसा किया गया कि जैसे इस कृषि बजट से किसानों का कायाकल्प ही हो जाएगा। जिस घोषणा 10 दिनों में ऋण मुक्त करने की हुई थी, उसी प्रकार की घोषणा इस बजट के लिए थी। लेकिन फिर भी भोले भाले किसान ये सोच रहे कहीं इस हमें कोई ना कोई राहत जरूर मिलेगी। लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर में सरकार ने स्वयं ही वर्ष 21-22 के संशोधित अनुमानों के अनुसार कृषि एवं संबद्ध कार्यकल्पों पर 13,811 करोड़ रुपए का टोटल एक्सपेंडिचर अनुमानित किया है। वर्ष 22-23 के बजट अनुमानों में कृषि एवं संबद्ध कार्यकल्पों पर कुल 13,724 करोड़ रुपयों का प्रावधान रखा गया है। अर्थात कृषि क्षेत्र पर वर्तमान वर्ष के एस्टिमेट एक्सपेंसेस से भी कम प्रावधान किया गया है। ये बजट सिर्फ दिखावे का बजट किया गया है। भारत सरकार प्रत्येक किसान को सक्षम बनाने के लिए 6,000 रुपये प्रति वर्ष किसान सम्मान निधि के रूप में दे रही है। राज्य सरकार भी इसमें अपना अंशदान दे और कम से कम अपनी तरफ से 4,000 प्रति वर्ष किसान में दे, तो इससे किसानों का क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट जरूर होगा। किसानों को समग्र ऋण मुक्ति से आपकी जो चुनावी घोषणा 3 साल पहले की गई थी, वो भी आज तक पूरी नहीं की गई है। मेरे राजसमंद जिले के किसानों को जो नुकसान हुआ है बारिश की वजह से, जो मक्की की खेती का नुकसान हुआ और अति ठंड पड़ने की वजह से कपास की खेती का नुकसान हुआ है, मैं मुख्यमंत्री महोदय से ये निवेदन करना चाहूँगी कि उनके लिए ज़रूर से अपने बजट में कोई ना कोई प्रावधान करें, ताकि उनका जो नुकसान है उसकी कुछ भरपाई हो सके। राजसमंद झील एक ऐतिहासिक महत्व की झील है। सभापति महोदय, यह झील मेवाड़ की ही नहीं बल्कि देश की बड़ी झीलों में से एक है। इस झील में जल आवक क्षेत्र में विगत कई वर्षों से कम वर्षा होने के कारण झील में जल आवक क्षमता बहुत कम हो गई है।
माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने पूर्व कार्यकाल में यह घोषणा करी थी कि राजसमंद झील में माई नदी घाटी से वाटर डाइवर्जन के द्वारा पानी के लाने की जरूर घोषणा की लाया जाएगा। राजसमंद झील में माई नदी घाटी या देवास परियोजना से वाटर डाइवर्जन की व्यवहारिक संभावना है। राज्य सरकार को राजसमंद झील को बचाने के लिए, इस क्षेत्र के किसानों की समृद्धि के लिए, पेयजल समस्या समाधान के लिए और पर्यटन विकास के लिए वाटर डाइवर्जन की योजना पर शीघ्र ही निर्णय लेने की कोई न कोई आवश्यकता है। राजस्थान में राजसमंद सहित 3 जिलों में मेडिकल कॉलेजेस नहीं हैं। 21 जिलों में केंद्र सरकार द्वारा मेडिकल कॉलेजेस खोलने का प्रावधान किया गया है और काम भी उनका चालू हो गया है। तो राज्य सरकार से मैं ये निवेदन करना चाहूँगी कि बचे हुए 3 जिलों में आप जल्द से जल्द मेडिकल कॉलेज खोलने की कोशिश ज़रूर करें। जिन बड़े शहरों में पहले से ही सुपर एक्सपर्टीज़ वाली मेडिकल फैसिलिटीज़ उपलब्ध है, वहाँ के लिए आपने अरबों रुपए की योजना घोषित करी है। छोटे शहर जैसे राजसमंद के साथ इतना बड़ा भेदभाव क्यों किया गया? 300 करोड़ रुपए के छोटे से प्रावधान से राजसमंद में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो सकता है। इसमें राज्य भी उपयोग किया जा सकता है। आदरणीय सभापति महोदय, एक बात मैं ज़रूर करना चाहूँगी। माननीय सिरोही विधायक ने कहा था कि वे धन्यवाद दे रहे थे कि CHC लेवल पर डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध हुई है, लेकिन आज परिस्थिति ये है कि जिला मुख्यालय अस्पतालों में भी 75% पद रिक्त हैं, डॉक्टर्स नहीं है, मेडिकल स्टाफ नहीं है, नर्सिंग स्टाफ नहीं है। हम किस तरीके से डायलिसिस जैसा ट्रीटमेंट हम लोगों को प्रोवाइड करेंगे जब CHC लेवल जिला मुख्यालय अस्पतालों में ही स्टाफ की कमी है? अच्छे डॉक्टर्स, अच्छा नर्सिंग स्टाफ और सारे फिजिशियंस लाने की बहुत सख्त ज़रूरत है। कोविड के दौरान कॉन्ट्रैक्ट पर नर्सिंग स्टाफ रखा गया, उनका कार्यकाल भी 31 मार्च को खत्म हो रहा है। हॉस्पिटल्स में नर्सिंग स्टाफ की कमी होने के कारण मैं ये मांग ज़रूर रखना चाहूँगी कि उनका कार्यकाल आप बढ़ाने की ज़रूर कोशिश करें। माननीय सदस्य समाप्त करें आप अब। मैं कुछ पॉइंट्स बहुत संक्षिप्त में रखना चाहूँगी। 1 मिनट में अपनी सारी बात कह दें, आप जो भी कहना है। माननीय सभापति महोदय, राजसमंद में रोडवेज एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि राजसमंद बहुत ही ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। मैं ये निवेदन करना चाहूँगी कि रोडवेज बसेस वापस से चालू की जाए और छोट पर रोडवेज बसेस आती थी, वहाँ पर वो बसेस वापस से शुरू करी जाए। एजुकेशन पे ज़रूर बोलना चाहूँगी कि इंग्लिश मीडियम स्कूल्स आपने कर तो दिए हैं, लेकिन उन बच्चों का क्या जो 8th स्टैंडर्ड तक हिंदी मीडियम में पढ़े हैं? क्या आपने ये सोचा कि उनका वो ट्रांजिशन कैसे होगा? आज स्थिति ये है कि सबको आपने इंग्लिश मीडियम के लिए बोल दिया है कि आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ें, लेकिन वो ट्रांजिशन उन बच्चों का बहुत मुश्किल है और उसकी वजह से उनको वो स्कूल छोड़कर जहाँ पर वो पढ़ रहे थे उनको दूसरे स्कूल्स में जाना पड़ रहा है, जहाँ पर अभी भी हिंदी मीडियम एजुकेशन प्रोवाइड करी जा रही है। एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि आपने कहा 1 मिनट में, तो मैं बहुत शॉर्ट में अपनी बात रखना चाहूँगी माननीय सभापति महोदय, और ये निवेदन ज़रूर करूँगी कि पहली बार बजट पे बोल रही हूँ तो आप 1 मिनट थोड़ा एक्स्ट्रा देंगे तो बहुत आपका मैं आभार व्यक्त करूँगी। एम्प्लॉयमेंट पे भी मैं ये बोलना चाहूँगी कि आपने ये बहुत बड़ी घोषणा करी कि हमने 4,500 MOUs करे हैं जिससे करीबन 5 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लेकिन उस एम्प्लॉयमेंट का क्या जो यहाँ से जा रहा है? इतनी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर बिजली की दरों की वजह से छोड़कर जा रही है, भली वो स्टील इंडस्ट्रीज़ हो भिवाड़ी में या डेनिम इंडस्ट्री भिलवाड़ा में, मैं उनकी ही बात नहीं करूँगी। मेरे राजसमंद क्षेत्र की मार्बल मंडी की आज ये स्थिति है कि छोटे गैंगस्टो ओनर्स, उनको अपनी मशीन्स बंद करनी पड़ रही है क्योंकि वो बिजली की दरें, बिजली का बिल नहीं पे कर पा रहे हैं, और कोविड की वजह से जो उनको नुकसान हुआ है। मैं ये आशा करती हूँ कि मुख्यमंत्री जी अपने भाषण में इस बात को ज़रूर संज्ञान में ले और मार्बल इंडस्ट्री के लिए, इस कृषि मंडी के लिए, इस मार्बल मंडी के लिए ज़रूर कुछ न कुछ प्रावधान रखें। अंत में सभापति महोदय, मैं यही कहना चाहूँगी, बजट में ना तो कोई नयापन है, न ही विकास की दिखती सोच है।